नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल। देखिए मिड डे प्राइम। नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। लगातार अनर्गल बयानबाजी कर रहे कनाडा को भारत ने फिर से कड़ा संदेश दिया है। कनाडा के मंत्री की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ लगाए गए आरोपों को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति और नाराजगी जताई है। भारत ने कनाडाई उच्चायोग के प्रतिनिधि को तलब किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्री पर कैनेडियन मंत्री मॉरिसन की टिप्पणियां बेबुनियाद हैं। उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकतों के द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। हमने कल कनाडा के उच्चायोग यानी दूतावास के प्रतिनिधि को समन किया था। 29 अक्टूबर 2024 को ओटावा में सार्वजनिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा पर स्थायी समिति कार्यवाही के संदर्भ में एक राजनयिक नोट उस प्रतिनिधि को सौंपा गया है। उस नोट में बताया गया कि भारत सरकार उप मंत्री डेविड मॉरिसन द्वारा समिति के समक्ष भारत के केंद्रीय गृह मंत्री के बारे में व्यक्त किए गए अनर्गल और निराधार संदर्भों को कड़े से कड़ा विरोध करती है। कनाडा के उच्च अधिकारी भारत को बदनाम करने और अन्य देशों को प्रभावित करने की एक सुविचारित रणनीति के तहत जानबूझकर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को निराधार आक्षेप लीक करते हैं। यह रहस्य उद्घाटन उस दृष्टिकोण की ही पुष्टि करता है जो भारत सरकार लंबे समय से वर्तमान कनाडा सरकार के राजनीतिक एजेंडा और उसके व्यवहार के तौर तरीके के बारे में रखती रही है। इस तरह की गैर जिम्मेदाराना कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों पर गंभीर परिणाम होंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी देते हुए कहा कि कुछ वाणिज्य दूतावास अधिकारियों को हाल ही में कनाडा सरकार की ओर से सूचित किया गया था कि वे अब भी ऑडियो और वीडियो के जरिए निगरानी में हैं और उनकी बातचीत पर भी नजर रखी जा रही है। हमने कनाडा सरकार के सामने औपचारिक रूप से विरोध जताया है। Some of our consular officials were recently informed by the Canadian government that they have been and continued to be under audio and video surveillance. Their communications have also been intercepted. We have formally protested to the Canadian government as we deem these actions to be a flagrant violation of relevant diplomatic and consular conventions. By citing technicalities, the Canadian government cannot justify the fact that it is indulging in harassment and intimidation. Our diplomatic and consular personnel are already functioning in an environment of extremism and violence. This action of the Canadian government aggravates the situation and is incompatible with established diplomatic norms and practices. भारतीय कंपनियों पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर बताते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत के पास रणनीतिक व्यापार पर एक मजबूत कानूनी और नियामक ढांचा है। हम 3 प्रमुख बहुपक्षीय अप्रसार निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं, वासीनार व्यवस्था, ऑस्ट्रेलियाई समूह और मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था के सदस्य भी हैं। अप्रसार पर प्रासंगिक यूएनएससी प्रतिबंधों और यूएनएससी संकल्प 1540 को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। India has a robust legal and regulatory framework on strategic trade and non-proliferation controls.
We are also a member of 3 key multilateral non-proliferation export control regimes, the Wassenaar Arrangement, the Australia Group, and the Missile Technology Control Regime, and have been effectively implementing relevant UNSC sanctions and UNSC Resolution 1540 on non-proliferation. Our understanding is that the sanctioned transactions and companies are not in violation of Indian laws. Nevertheless, in keeping with India's established non-proliferation credentials, we are working with all the relevant Indian departments and agencies to sensitize Indian companies on applicable export control provisions, as also inform them on new measures being implemented that could impact Indian companies in certain circumstances. Regular strategic trade, export control outreach events for Indian industries and stakeholders are being carried out by agencies of the Government of India. We are also in touch with the US authorities to clarify issues. तो कनाडा की अनर्गल बयानबाजी पर भारत की खरी खरी और इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ अनिल कुमार त्रिगुनायत जी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट। हमारे साथ प्रोफेसर हर्षवर्धन पंत भी जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट ORF। सबसे पहले अनिल कुमार जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से भारत ने आज एक बार फिर कड़ी प्रतिक्रिया दी है, कितना मजबूत एक संदेश है और कितना ज़रूरी था ये? देखिए, भारत लगातार संदेश पे संदेश देता जा रहा है। हमारे रिलेशनशिप डिप्लोमेटिक आज की डेट में लोएस्ट लेवल के ऊपर हैं और लेकिन चूंकि कनाडा की तरफ से हर रोज एक नई विवादास्पद बात आती है और वो अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं और ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है कि उनके खुद के डिप्टी मिनिस्टर ने मॉरिसन ने ये एडमिट किया कि जो इन्फॉर्मेशन थी वो जो NSC लेवल से पहले उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट के साथ में, आप सोचिए, साझा की। तो इस तरह की बातें जो हैं ये कोई डिप्लोमेसी नहीं है, बल्कि ये सड़क वाली बातें करते हैं इस तरह की। तो उसके जरिए भारत का जो कड़ा संदेश है, और मैं समझता हूं कि इससे बड़ी उनके लिए और क्या बात हो सकती है, क्योंकि अनर्गल बातें करना या छोटे मोटे पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए इस तरह की हरकत करना एक किसी देश को शोभा नहीं देता। मेरा मानना यह है कि जिस तरह से कनाडा हरकतें कर रहा है, खासतौर से एक्सट्रीमिस्ट और टेररिस्ट टाइप के एलिमेंट्स को आगे बढ़ाने की, उनको एक हीरो बनाने की दर्जा कर रहा है, तो वो तो एक पाकिस्तान की तरह का देश हो गया। तो बजाय इसके कि वेस्टर्न कंट्री जो दुनिया में एक्सट्रीमिज्म टेररिज्म से लड़ाई लड़े, उसके अलावा वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि दूसरे को नीचा दिखाने की बात हो। तो भारत को तो मैं समझता हूं कि हमारे जो प्रवक्ता हैं उनका बयान बिल्कुल वाजिब है और बहुत स्ट्रॉन्ग बयान है और होपफुली कनाडा को थोड़ी सी तो अकल आनी चाहिए इस बात से। हर्षवर्धन पंत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से भारत ने ये स्पष्ट किया है कि कनाडा लगातार एक सुनियोजित साजिश के तहत तमाम ये हरकतें कर रहा है, जिस तरह से सबूत जो हैं नहीं है, इस बात को स्वयं ही कनाडा ने स्वीकार किया। उसके बाद ये जो जानकारी है ये जिस तरह से मीडिया में लीक की गई, ये जो द्विपक्षीय संबंध हैं उनको ख़राब करने में कनाडा कितना जिम्मेदार है और किस तरह से जब हम 2 देशों के बीच में एक बातचीत की या संधि की बात करते हैं, उसके जो नियमावली होती है उसका कितना बड़ा उदाहरण है? देखिए, ये बात में ये बड़े प्रत्याशित जो बिहेवियर है कनाडा का डिप्लोमेटिक, अगर आप पार्लांस में देखें तो ये अनप्रेसिडेंटेड है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश ने किसी अपने एक मित्र देश के साथ, जिसको हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर कहते हैं, उसके साथ किया। और जिस तरह से लगातार बयानबाजी की जा रही है और उसके साथ जो एक लैक ऑफ एविडेंस के बेसिस पर बयानबाजी की जा रही है और जो एक सेलेक्टिव बार्गेन, ये जो लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो किया जा रहा है, उसको देखते हुए तो यही लगता है कि कनाडा जो है, खासकर ट्रूडो जो सरकार है, वो भारत के साथ संबंधों को पटरी पर वापस नहीं लाने के लिए कटिबद्ध। भारत ने भी इस बात का जो बार बार एक तरह से अपने तौर पर जो एक स्पष्ट तरीके से अपनी बात रखी है, उसमें भारत लगातार ये बात कह रहा है कि हम जब तक जो सारा जो ये माहौल बना है इसके लिए जिम्मेदार ट्रूडो सरकार है, ट्रूडो गवर्नमेंट है। जिस तरह से उन्होंने अपने
जो शॉर्ट टर्म गेन्स हैं, पॉलिटिकल गेन्स हैं, उसके लिए एक डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट को हाशिए पर रख दिया है। ये बड़े अपने आप में बड़ी दुखद बात है, क्योंकि हमारे जो संबंध हैं दोनों देशों के बीच में, वो सामाजिक तौर पर, सोसाइटल लेवल पर इतने प्रगाढ़ हैं, इतने इतने स्ट्रांग हैं कि उसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और उसको आप एक नई दशा नहीं दे पा रहे हैं, तो उसमें कनाडा को और जो बाकी जो कनाडा की पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको भी सोचना चाहिए कि किस तरह से ये वापस से पटरी पर आएंगे। क्योंकि ट्रूडो सरकार तो मुझे नहीं लगता चाहती है कि ये पटरी पर आए, और ट्रूडो सरकार की लगातार ये कोशिश रही है कि वो सेलेक्टिव लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन करके कैसे ना कैसे जो अपना पॉलिटिकल माइलेज है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल माइलेज है, उसको लें। तो वही मुझे लगता है नज़र बार बार आ रहा है। अनिल जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो कनाडा की घरेलू राजनीति है या ट्रूडो सरकार पर जो एक विपक्षी दबाव लगातार बनता जा रहा है, वो कितना बड़ा कारक है इस तरह के निराधार आरोपों का, या इस तरह की कंटिन्यूअस घटनाओं का जो लगातार बयानबाजी वहां से आ रही है? देखिए रमा जी, अगर आप देखें तो ट्रूडो हुए या उनके पिताश्री जो थे, पुराने प्राइम मिनिस्टर, उनके फादर, वो भी उनके टाइम पे भी हमने ये देखा है कि जो सेपरेटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं उनको बढ़ावा दिया गया, उनके ओपन किया गया एक टाइम पे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो यहाँ से जाते हैं उनके लिए किया जाए। इंटरवेंशन हमारे इंटरनल अफेयर्स में किया, उन्होंने किया, उनके डिप्लोमेट्स ने किया। आपको याद है जब फार्मर्स एजिटेशन हो रहा था। तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है, इसका एक पैटर्न है। और इसीलिए जब भारत ने पहली बार, मैंने देखा कि हमारा जो इतना बड़ा स्टेटमेंट था जिसमें डायरेक्टली जस्टिन ट्रूडो को उसमें और उनके जो पॉलिटिकल मोटिवेशंस हैं उसके बारे में बड़ा क्लियरली बताया गया कि ये जो है एक बड़ा मायोपिक दृष्टिकोण है उनका, और उसकी वजह से वो पूरी जो हमारा रिश्ता है उसको खत्म करने पे तुले हुए हैं। और आज की डेट में आप देख रहे हैं कि जूनियर लेवल पे डिप्लोमेट्स हैं, हमारे भी हाई कमिश्नर वापस आ चुके हैं। पहले उन्होंने हाई कमिश्नर को कहा पर्सन ऑफ इंटरेस्ट, जो एक बड़ा इररिस्पॉन्सिबल बयान है डिप्लोमेटिक पार्लेंस में, और ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले अगर आपको कोई इस तरह की सेंसिटिव चीजें हैं तो उसके चैनल्स हैं, हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं तो उनके साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है। तो पहले उन्होंने भारत को एक थ्रेट बताया कि ये हमारे लिए थ्रेट है सिक्योरिटी का। अब कल परसों में एक और बयान आया है कि साइबर सिक्योरिटी में ईरान और कोरिया के साथ भारत को लगा दिया। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका क्या मंसूबे हैं, और कि ये सरकार या इसके आने वाली जो सरकार, जहां तक अपोजिशन की बात है तो ये सिख ग्रुप्स काफी स्ट्रांग हैं। आपने देख कि गुरमीत सिंह और ये सारे लोग किस तरह टू रैंसम, ये चाहते हैं किसी तरह डूबते को तिनके का सहारा। तो उनका तिनका जो है कि भारत की बुराई करो, उस तरह की बातें करो तो ताकि इलेक्शन किसी तरह जीत जाए, जो बड़ा नामुमकिन सा लग रहा है इस वक्त। बिल्कुल, ये जो है ये अपने आप में बड़ी मजबूरी दिखाई देती है। और पंच, आपसे भी यही समझना चाहेंगे कि जिस तरह की टाइमिंग है, लगातार जब उन्होंने बयान दिए हैं तो एक तो विपक्षी आलोचना, दूसरा अपना पक्ष जो है वो स्पष्ट ना कर पाना, और उसके बाद जो उनके हालिया बयान थे उसमें भारत सरकार ने भी कहा था कि ऐसे समय में दिए गए हैं जब फॉरेन इंटरफेरेंस में पब्लिक इंक्वायरी में उनको पेश होना था। तो अपने आप में, लेकिन जिस तरह की दिशा में कनाडा आगे बढ़ रहा है, क्या आपको लगता है कि जो लगातार कोशिश कर रहा है उसमें वो कहीं सफल होता भी दिखाई दे रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से भारत ने, अगर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, उसका इंपॉर्टेंस वैश्विक परिदृश्य पर, और उसमें भारत की भूमिका, जो दमदार भूमिका सामने आई है, तो उस लिहाज से इन पूरे प्रयासों को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, भारत का कद तो जो इस समय दुनिया में है, उसके सामने अगर इस तरह की हरकतें जो कनाडा कर रहा है, उसमें बहुत सफलता कनाडा को, अगर इंटरनेशनल ओपिनियन को मोबिलाइज करने में कनाडा सोच रहा है कि उसको बहुत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक जो उन्होंने किया है उसमें उनको कोई खास समर्थन मिल पाया है। उनके जो अपने फाइव आइज की जो अपने निकटतम उनके एलाइज हैं, उन्होंने भी एक बड़ा नुआंस्ड अप्रोच इंडिया के साथ लिया है। उन्होंने भी पूरी तरह से समर्थन कनाडा का नहीं किया है। और कनाडा का अगर आप जिस तरह का बिहेवियर ट्रूडो सरकार का रहा है, उसमें लगातार जो उनकी अपनी, जिसका आप अभी जिक्र कर रही थी, लगातार जो घरेलू तौर पर उनकी
जो पॉलिटिकल कैपिटल खत्म होती जा रही है, जिसमें कि न सिर्फ ट्रूडो पॉलिटिकली मार्जिनल दिख रहे हैं इस समय, कंजर्वेटिव्स पॉलिटिकली मार्जिनल दिख रहे हैं, सॉरी लिबरल मार्जिनल दिख रहे हैं ट्रूडो की पार्टी, कंजर्वेटिव्स ऊपर आते दिख रहे हैं, ऊपर से ट्रूडो को पार्टी के अंदर ही सपोर्ट कम होता जा रहा है, पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठनी शुरू हो गई हैं कि इनको हटना चाहिए और दूसरी लीडरशिप को आना चाहिए। तो कहीं पर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है वो बहुत एक टफ सिनेरियो ट्रूडो के लिए प्रोजेक्ट कर रही है, और जितना वो पॉलिटिकली एक कॉर्नर में घुसते जा रहे हैं, उनके भी हमने देखा कि किस तरह से जगमीत सिंह की पार्टी ने उनसे समर्थन वापस ले लिया, और वो जो एक जो माइनॉरिटी सरकार अभी उनकी है एक तरह से, उसको देखते हुए मुझे लगता है उनको ऐसा लग रहा है कि अगर वो ये कार्ड प्ले करेंगे तो कहीं पर डोमेस्टिकली उनको सपोर्ट मिल जाएगा। और भारत के साथ, भारत के सामने हम खड़े हैं कि भारत हमारी संप्रभुता के ऊपर अटैक कर रहा है, जो इस तरह का वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मुझे तो नहीं लगता कि उनको डोमेस्टिकली कोई फ़ायदा मिलता नज़र आ रहा है। अगर आप पोल्स देखें तो लगातार जो पिछले वो 2 साल से कर रहे हैं, उसके बावजूद अभी भी हाशिए पर खड़े हैं, उनकी सरकार हाशिए पर खड़ी है, उनके खुद के पोलिंग जो रेटिंग्स हैं वो लगातार गिर रही हैं, और कंजर्वेटिव्स को लगातार फ़ायदा हो रहा है। तो कहीं पर जो लिबरल्स हैं, जो ट्रूडो की लीडरशिप है, उसको जितना ज़्यादा क्वेश्चन डोमेस्टिकली किया जा रहा है, वो उसको भारत के ऊपर थोपने की कोशिश जो कर रहे हैं लगातार, उससे मुझे लगता है नुकसान तो हो ही रहा है भारत और कनाडा की रिलेशनशिप को, लेकिन जो वो समर्थन चाह रहे हैं डोमेस्टिकली वो उनको मिल नहीं पा रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी अगर आप समर्थन की बात करें तो ये इस तरह से जिस तरह से इन्होंने डिप्लोमेटिक अपनी कैपिटल भारत के खिलाफ ख़त्म की है, उसमें मुझे नहीं लगता कि इनको बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त है। आप अगर इसी मुद्दे को, जो ये सिख एक्सट्रीमिज्म का मुद्दा है, अगर आप देखें, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मुद्दा भारत का रहा है, अमेरिका के साथ तो चल ही रहा है, और ब्रिटेन के साथ भी है, और उनकी अगर आप डिफरेंसेस ऑफ अप्रोच देखें तो वो बहुत डिफरेंट अप्रोच है जो बाकी देशों ने भारत के साथ अपनाया है। तो मुझे लगता है उससे सीख लेने के बजाय इन्होंने कोशिश जो लगातार इनकी बनी है कि ये भारत को टारगेट करें, उससे नुकसान कनाडा का ही हो रहा है। बिल्कुल, एक जो रेगुलर पैटर्न है जिस पर लगातार जो है कनाडा चल रहा है, उसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक ब्रेक। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार एक पैटर्न की बात की जा रही है, इसमें विदेश मंत्रालय ने भी कहा है। अगर हम पिछले कुछ जो उदाहरण हैं उनको देखते हैं, जो घटनाएं हैं उनको देखते हैं, जैसे कि अगर हम 2018 की बात करते हैं, ट्रूडो की भारत यात्रा की, और उसमें भी उन्होंने जो इस यात्रा का जो पूरा जिक्र किया था वो अपनी छवि चमकाने के लिए किया था, ऐसा कहा जाता है। दूसरा जो उनके कैबिनेट में है, ये भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि अलगाववाद और अतिवाद का समर्थन करने वालों को ही उन्होंने अपनी कैबिनेट में ज़्यादा जगह दी है। इसके अलावा दिसंबर 2020 की बात भी कही गई है, जिसमें भारत विरोधी बयान का जिक्र किया था। और अब जो है, जो राजनयिक हैं, भारतीय राजनयिक हैं, उनको जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से उनकी भी जो वाणिज्य दूतावास की जब हम बात करते हैं, निगरानी की बात की जा रही है, तो ये अपने आप में किस तरह का एक पैटर्न दिखा रहा है। लेकिन घरेलू राजनीति में तो नुकसान होता दिखाई दे रहा है, इंटरनेशनली भी बहुत सपोर्ट मिलता नहीं नजर आ रहा है। नहीं, इंटरनेशनली देखिए, एक चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी कि एक फाइव आइज इंटेलिजेंस का एक ग्रुप है इनका, और वो एक दूसरे को हर हालत में सपोर्ट करते हैं। और हमने ये देखा है, जैसे अमेरिका का कमेंट आया इस बारे में कि कंसर्निंग है, हम कनाडा के साथ कंसल्ट कर रहे हैं, बजाय इसके कि कनाडा को थोड़ी वो राह दिखाएं कि भाई ये गलत बयानबाजी बंद करो, क्योंकि उनके और कनाडा के बहुत क्लोज रिलेशंस हैं। हालांकि अभी हमारे दोनों एनएसएस की बात हुई है आजकल में, तो ये सब चीज़ें हमने अपनी तरफ से जरूर कहा है। लेकिन कनाडा की जो मैं समझता हूँ डिप्लोमेसी है, बड़ी इम्बेसाइल डिप्लोमेसी है, चाइल्डिश इसको कह सकते हैं। और जिस तरह की हरकतें उन्होंने, जब वो यहाँ आए थे 2018 में, और उसके बाद अभी आपने देखा कि
जब G20 के समय पे भी आए थे तो उस वक्त में भी तो, और जिस तरह से एक इंटरवेंशन करने की कोशिश करी, वो हमेशा ये कोशिश करते रहे कि जो उनके अलगाववादी मित्र हैं उनको कैसे सेटिस्फाई किया जाए, चाहे उसके लिए एक इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप ही क्यों ना सेक्रीफाइस कर दी जाए। तो ये एक मैं समझता हूँ किसी भी देश के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात होती है। इस तरह के नेताओं की बयानबाजी वो बड़ा लंबा दूर तक की जो है रिलेशनशिप को काफी दिन तक खराब कर सकते हैं, एक गलत पॉलिटिकल लीडरशिप किसी कंट्री में। और कनाडा के साथ अनफॉर्चुनेटली यही हो रहा है। तो इसका मुझे दुख जरूर है, लेकिन यह है कि कनाडा की जनता जरूर पहचानेगी। ऑलरेडी उनके खिलाफ काफी कुछ बातें हो रही, क्योंकि कुछ जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, कुछ उन्होंने कोई उनके पास एविडेंस नहीं है। कहीं से एक क्लिप उनको कहीं उन्हें फाइव आइज इंटेलिजेंस से मिली और उसको लेकर के उन्होंने इतना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया, और अब लाके होम मिनिस्टर का नाम लेकर के एक्यूज कर रहे हैं। तो आप सोचिए, हर रोज एक नई कहानी निकाल के ले आते हैं बिना किसी प्रॉपर एविडेंस के। और बड़ा ये हास्यास्पद भी लगता है, था प्रेजेंट करें जी बिल्कुल बड़ा हास्यास्पद भी लगता है कि बिना किसी पुख्ता सबूत के, और आप खुद ही एक्सेप्ट भी उसको कर रहे हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं था, तो अपने आप में ही आप अपनी जो स्टेटमेंट है उसको गलत साबित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं कोई साजिश है उसको भी दिखा रहे हैं। पंत जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, जो फाइव आइज की बात की है उनकी जो संतुलित प्रतिक्रिया है वो भी इसी तथ्य को देखते हुए जो है कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट मानी जाती है कि कहीं ना कहीं दबाव है। जी देखिए, फाइव आइज में ये तो ज़रूर है कि क्योंकि वो एक क्लोज कम्युनिटी है देशों की, 5 देशों की, जो आपस में हर चीज़ शेयर करते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, और एक सीमलेस इंटेलिजेंस शेयरिंग उनका कमिटमेंट है। तो उसको देखते हुए ये स्वाभाविक है कि एक दूसरे के प्रति समर्थन ज़रूर आता है। और इस मुद्दे पर भी अगर आप देखें तो अमेरिका ने, जैसा अभी एम्बेसडर त्रिगुणायत कह रहे थे कि अमेरिका ने भी ये कहा है कि चिंता का विषय। लेकिन अगर आप उनके पैरेलल ट्रैक्स देखें जो इंडिया के साथ हैं, वो अपनी जगह डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर कनाडा ने एक एक्सट्रीम पोजीशन ले ली तो हम उस एक्सट्रीम पोजीशन को अपनी पॉलिसी पोजीशन बनाकर भारत के साथ संबंधों को हाशिए पर खड़ा कर देंगे। उन्होंने बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच के साथ भारत के साथ एंगेजमेंट भी रखी है, अपनी फाइव आइज कमिटमेंट भी वो कनाडा को कह रहे हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो इसको आप परस्यू करिए, और इंडिया से कह रहे हैं कि आप हेल्प करिए। लेकिन ये ज़रूर है कि जो अपना बैलेंस है उन्होंने भारत के साथ डिप्लोमेटिकली वो बना के वो चल रहे हैं। क्योंकि अगर आप इसको एक्सट्रीमिज्म के मुद्दे को देखें तो एक्सट्रीमिज्म का मुद्दा, जैसा मैं कह रहा था कि ये तो हमारा यूके के साथ भी बहुत बड़ा मुद्दा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बड़ा मुद्दा है, और दोनों ही देश भारत के साथ बड़ा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क के साथ इस मुद्दे के तहत इस मुद्दे को डील कर रहे हैं। तो जो कनाडा ने अप्रोच लिया है वो इतना एंटेगनिस्टिक है कि उसमें आपने शुरुआत से ही जो एक पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया जस्टिन ट्रूडो ने पिछले साल, और उसको बेसिस मानकर सारी कार्रवाई आगे की उनकी चली, वही स्टेटमेंट अगर आप तब से लेकर आज तक देख लें, ना एविडेंस आया है, ना एक प्रॉपर प्रोसीजर्स फॉलो हुए हैं, ना डिप्लोमेटिकली इंगेजमेंट ऐसी रही है कि अगर आप किसी को अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं तो उसके साथ आप कैसे डील करें। तो वो जो एक डिप्लोमेटिक कैपिटल धीरे धीरे लूज किया इंडिया के साथ, और आज और उन संबंधों को जो एक समय बहुत प्रगाढ़ हुआ करते थे राजनीतिक संबंध, उनको एक ऐसे लेवल पर आपने लाकर खड़ा कर दिया है जहां पर यह बात तो मानी जा रही है कि जब तक जस्टिन ट्रूडो सरकार चला रहे हैं तब तक भारत कनाडा संबंधों में सुधार आने की संभावना हो ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी मंशा ही नहीं है कि वो भारत और कनाडा के संबंधों को सुधारे। तो ये जो एक बड़ी परिस्थिति बन चुकी है भारत कनाडा के संबंधों में, ये दुर्भाग्यपूर्ण तो है ही, लेकिन मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा जो आत्मचिंतन है वो कनाडा को करना चाहिए कि जो जिस तरह से संबंधों को ले जा रहे हैं उससे उनकी अपनी ग्लोबल डिप्लोमेटिक जो पोजीशनिंग है वो कहाँ पर किस तरह से प्रस्तुत की जा रही है, और भारत को इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्योंकि भारत के साथ अगर आप देखें, लगातार संबंध पश्चिमी देशों के बन रहे हैं, और प्रधानमंत्री अलग अपनी रणनीतिक बिसात बिछा रहे हैं, हम भारत अपना अलग काम कर रहा है। तो भारत के कद को कोई फर्क नहीं पड़ा, कनाडा को जरूर फर्क पड़ा है पिछले 1.5-2 साल। बिल्कुल अनिल जी, इसी पर एक टिप्पणी आपके भी लेना चाहेंगे। जब हम द्विपक्षीय संबंधों की बात करते हैं तो कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि इन पर असर पड़ेगा और उसका जो जिम्मेदार है वो पीएम ट्रूडो होंगे? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि
थोड़ा फर्क तो जरूर, हमारे भी काफी स्टूडेंट्स वहां जाते हैं, इंडियन कम्युनिटी है, PIOs हैं, तो उनका भी हमें इंटरेस्ट देखना होगा। दूसरी चीज ये है कि कनाडा के साथ जो हमारे कोलैबोरेटिव मैकेनिज्म G20 और दूसरे उसमें है, उसमें भी भारत कुछ रंगा लगा सकता है। और भी जो ऑनगोइंग डिस्कशंस थे हमारे, वो सब चाहे वो फ्री ट्रेड पे हो, वो सब रुक जाएंगे, अब उसका कोई मतलब नहीं बनता है। और तीसरी चीज ये है कि जो कनाडा का काफी इन्वेस्टमेंट भी है भारत में, तो वो भी उनको देखना पड़ेगा कि उनके लिए पहले वो अपना क्या कमर्शियल उनका बेनिफिट है, उसका फायदा होना है। तो भारत जो अपनी तरफ से अगर कनाडा इसकी हरकतें करता रहेगा, तो रिलेशनशिप जिस तरह की चल रही है उससे भी और ज्यादा खराब होने के चांसेस हैं। और एक हाई लेवल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप ना होने की वजह से दोनों देशों के बीच में दरार पड़ती जाती है, और ये एक नॉर्मल सी बात है। बिल्कुल। पंत जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से एक अभी हम ग्लोबल परिदृश्य की बात करते हैं, जिस तरह से पूरा परिदृश्य लगातार बदल रहा है, जो एक वैश्विक परिवार में जिस तरह की चैलेंजेस हैं उनको साथ लेकर आगे की बात जो है करने के लिए देश आगे बढ़ रहे हैं, उनका एक जो है समावेशी समाधान निकालने के लिए सभी एकजुट होते हैं। आतंकवाद या अतिवाद है, उसमें एक प्रमुख मुद्दा है, लेकिन जिस तरह से भारत ने 26 बार आतंकियों और वांटेड लोगों को की सूची मांगी, उसमें कनाडा ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे जो नाम है जिनके बारे में भारत ने कार्रवाई करने को कहा है, लेकिन वहाँ से कोई जो है कोई जवाब नहीं आया है, बल्कि इस तरह की जो कार्रवाई है वो आगे आ रही है। तो क्या लगता है किस तरह से कनाडा की छवि जो इन मुद्दों पर अगर हम वैश्विक परिदृश्य देखते हैं उनमें भी एक झटका लग रहा है? जी बिल्कुल। जिस समय अगर आप देखें तो जिस तरह का माहौल भारत ने ग्लोबली बनाया है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ, और उसमें भारत ने एक पूरी मुहिम चलाई है, क्योंकि भारत इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड रहा है। तो उसको देखते हुए अगर आप कनाडा का रोल देखें, किस तरह से कनाडा एक प्रॉब्लम कंट्री के तौर पर आज खड़ा हो गया है। अगर जिसका शुरू में एम्बेसडर साहब ने जिक्र किया कि कनाडा, ऐसा लग रहा है कि कनाडा पाकिस्तान की तरह का एक प्रॉब्लम स्टेट खड़ा हो गया है, जहां पर अगर आप पाकिस्तान की हरकतें देखें आतंकवाद को बढ़ावा देने में, तो उससे कहीं कम कनाडा नजर नहीं आता आज। क्योंकि जिसका आप जिक्र कर रही थी, इतनी बार भारत ने इस कार्रवाई की मांग करी, इतने लोगों की एक्सट्रेडिशन की मांग करी, और डोमेस्टिकली जो एक चैलेंज कनाडा के सामने आज है कि वो कैसे इस बात को एक स्टैब्लिश कर पाएगा, जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, रूल ऑफ लॉ और एक ग्लोबल कैंपेन अगेंस्ट टेररिज्म की जब बात होती है, और उसमें कनाडा का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है ग्लोबली, वो कैसे इसको जस्टिफाई कर पाएगा, जबकि उसके खुद के जो अगर आप डोमेस्टिक स्पेस देखें, वहाँ पर एक्सट्रीमिस्ट को जो टेररिज्म को ओपनली एस्पाउस करते हैं, उनको पनाह दी जा रही है, ओपन स्पेस दिया जा रहा है, और एक सिविलाइज्ड रिलेशनशिप होता है किसी दूसरे देश के साथ, जहाँ पर आप दूसरे के डिप्लोमेट्स को रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट करते हैं, तो उसको आपने बिल्कुल दरकिनार करके एक ऐसी कैंपेन चलाई जिसमें कि आपने वहाँ डिप्लोमेट्स को, सर्विंग डिप्लोमेट्स को पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट कह दिया, फिर आपने दूसरे देश के गृह मंत्री को उसमें डाल दिया पार्ट ऑफ द कंस्पिरेसी। तो ये जो एक ताना बाना कनाडा अपने बुना है, ये मुझे लगता है जो बड़ी कैंपेन है भारत की, उसके तो खिलाफ जाता ही है, लेकिन जो एक ग्लोबल एंगेजमेंट जो आज रही है, ग्लोबल माहौल है एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ, उसके सामने कनाडा कैसे खड़ा होकर जस्टिफाई कर पाएगा। हालांकि ये बात भी जरूर है कि बहुत पहले से सिख एक्सट्रीमिज्म कनाडा में पनपता रहा है, और उसको जो स्पेस मिलती रही उसके कारण वो वहां पर आज भी जिंदा है। बिल्कुल, चाहे घरेलू राजनीति हो, चाहे वैश्विक परिदृश्य हो, कहीं ना कहीं कनाडा का जो ये कैंपेन है उसकी कलाई खुलती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया पंत जी आपका और अनिल जी आपका इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।